हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, ये साइंस का 11वां लेक्चर है। इसके पहले 10 लेक्चर और हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम आपका 20 सितंबर 2018 को जो लेवल 1 का मतलब होता है ग्रुप डी के अंदर पूछे गए साइंस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपको मैथ का भी चाहिए और एनटीपीसी का भी जो सीबीटी 2 का पेपर हुआ है लेवल 6 से लेवल 2 तक का, उसका भी सोल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे सर्च करिए, वहाँ पे आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। चलते हैं पहले क्वेश्चन। घर्षण बल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्रिक्शन, द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सबसे पहले ऊर्जा का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा को कहते हैं एनर्जी। एनर्जी को ना ही आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही एनर्जी को आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बस इसका फॉर्म एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। यहाँ पे क्या है, घर्षण बल जैसे ही लगाते हो, जैसे आप साइकिल से चल रहे हो, साइकिल से आप चल रहे हो, ठीक है, और रोड पे आपने क्या किया, ब्रेक लगाया। तो आप जैसे ही रोड पे ब्रेक लगाते हो, वहाँ पे क्या होता है, ब्रेक के बाद जैसे ही आपकी साइकिल रुकती है तो यहाँ पे क्या होता है, ये घिसता है और दोनों के घर्षण से क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। यहाँ से क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है, जो कि आपका कार्य को हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो जब जब भी आप ब्रेक लगा के अपने टायर को टच करोगे, वो आपको गर्म दिखेगा। तो यहाँ पे सिंपल यही पूछा था। पहला ऑप्शन देखोगे, तापीय ऊर्जा के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। वहीं बात करें सेकंड, नाभिकी, तो आप जैसे ही रोकते हो तो कोई वहाँ परमाणु बम नहीं फटता है। रासायनिक परिवर्तन, इसका मतलब कि जैसे NaCl, वो अपना रूप ही क्या करे, चेंज कर दे। ऐसा कुछ नहीं होता। घर्षण दिया है तो घर्षण कोई ऊर्जा है नहीं, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सही विकल्प का से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कौन सा बढ़ेगा, कौन सा घटेगा, ये आपसे पूछा गया है। कल वाले में आपका पूछा था ऊपर से अगर नीचे आता है तब उसका गतिज ऊर्जा क्या होता है और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। आज वाले में पूछा है आपका ऊपर अभी आप फेंक रहे हो। तो देखिए, जैसे ही आप किसी भी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हो, जैसे ही किसी पिंड को ऊपर की ओर आप फेंक रहे हो, तो यहाँ पे आपका पृथ्वी पे बात हो रही है, आपकी पृथ्वी पे कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, तो आप अपने पृथ्वी को ही एज्यूम करिए। पृथ्वी में क्या होता है, ग्रेविटेशनल जी, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, ठीक। गुरुत्वीय त्वरण का काम क्या होता है, जो भी चीज़ क्या जाती है ऊपर जाती है उसको क्या करेगा, नीचे की ओर खींचेगा। ये धरती पे अपनी ओर क्या होता है कि आकर्षित करता है। तो जैसे ही किसी चीज़ को आप ऊपर फेंके हो तो उस पर क्या काम करना स्टार्ट कर देगा, जी। जैसे ही जी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर आपका वेग कितना है, 5 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, वेग 3, और एकदम आखिरी पॉइंट पे जहाँ पे जाके रुक जाता है वहाँ पे वेग क्या हो जाता है, 0। तो जैसे ही आपका वेग घट रहा है, वेग ऊपर जाने पे आपका क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv²। v घटने पे गतिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv²। तो जैसे ही आपका v घटेगा, आपका गतिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा कौन सा दिया है, घटेगा यहाँ पे, घटेगा यहाँ पे। अगर आपका गतिज ऊर्जा घट रहा है, अभी हमने आपको बताया ऊर्जा को आप ना ही प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस उसका फॉर्म एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपका गतिज ऊर्जा घट रहा है, इसका मतलब क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, वहाँ पे बढ़ने लगेगा। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अब वो बढ़ती कैसी है, फार्मूला के माध्यम से भी दिखा देते हैं, m × g × h, ठीक। तो जैसे ही आप ऊपर जा रहे हो, जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो आपकी ऊंचाई क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो जैसे ही आपकी ऊंचाई बढ़ेगी, आपका स्थितिज ऊर्जा भी क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। v घटेगा ऊपर जाने पे तो गतिज ऊर्जा घटेगी, h बढ़ेगा ऊपर जाने पे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो आपका स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक, और गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, बल, वेग, गति, दबाव। देखिए, बल बल का परिभाषा ही क्या है, ये इसको होने के लिए हमेशा दो वस्तु का होना जरूरी है। ये बल बेसिकली करता क्या है, अगर आप किसी वस्तु पे कोई भी फोर्स लगाते हो, वो उसकी अवस्था को परिवर्तन करता है। अगर वो रेस्ट में है तो उसकी प्रारंभिक गति को क्या करेगा, जैसे प्रारंभिक गति अगर इसकी 0 है, अगर आपने इस पर फोर्स लगा दिया तो आपके द्वारा फोर्स किसी और वस्तु पे लगाया गया है, मतलब कि फोर्स लगाने के लिए दो वस्तु की आवश्यकता आपको होती है।
जैसे ही आप इस पे फोर्स लगाओगे तो इसकी वेलोसिटी कुछ आ जाएगी, v से v1 हो गई। वैसे ही कोई गतिशील चीज़ है, उस पे आप जैसे ही फोर्स लगाते हो, आगे से फोर्स लगाओगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जैसे पहले थी v1, अब आपका फोर्स लगाने पे वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई। वेलोसिटी में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो फोर्स लगाने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। वहीं बात करें वेग, वेग क्या होता है, समय के साथ आपका विस्थापन कितना होगा ये वेग बताएगा। गति, गति भी आपका क्या है, गति और वेग दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। दबाव भी क्या है, किसी एक चीज़ पे आप दबाव कर सकते हो। लेकिन कभी भी बल क्या होता है, बल के लिए हमेशा दो वस्तुओं की आवश्यकता चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। जितने भी आपके शाकाहारी हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब क्या खाते हैं, घास खाते हैं और आपका सूखी हुई घास खाएंगे। इनमें क्या होता है, सेल्यूलोज की मात्रा क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा मात्रा में ये क्या करते हैं, खाना को ग्रहण करते हैं। ज़्यादा मात्रा में खाना को ग्रहण करेंगे और उसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज प्लस आपका जो फाइबर होता है, दोनों ज़्यादा होता है। ये प्लस फाइबर दोनों ज़्यादा होगा तो इसको पचने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके अंदर छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो ज़्यादा होती है। वहीं बात करें मांसाहारी, मांसाहारी क्या करता है, कम खाना खाता है। मांसाहारी कभी भी आपके शाकाहारी के मुकाबले कम खाना खाएगा और उसमें वसा, प्रोटीन और विटामिन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसको पचने के लिए जब कम मात्रा में खाना खा रहा है तो कम, इसके अपेक्षा, किसके अपेक्षा, आपके शाकाहारी की अपेक्षा इसके छोटे आंत की लंबाई भी क्या होती है, कम होती है। तो ये है आपका शाकाहारी। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। वही आपका प्रोटीन है। प्रोटीन से आपका पूछेगा, ये आपका क्या होता है, एनिमो एसिड। बाकी आप सबको पता है विटामिन क्या होता है और वसा क्या होता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका यूनिट से पूछ लिया है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मापने का इकाई क्या है। आपकी जो भी ध्वनि तरंग होती है, तरंग है कहीं भी, उसकी मापने की इकाई क्या होती है, हर्ट्स, जिसको एच जेड से दिखाया जाता है। ये आपका हो गया हर्ट्स। वहीं दिया है मीटर, मीटर में आप लंबाई नापते हो। न्यूटन, न्यूटन में क्या होता है, फोर्स, एफ बराबर एम ए। वहीं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में आपका क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड में। ठीक, तो चारों आपका हो चुका। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे कानों में की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। जो आपके कान होते हैं, नाक होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, बेसिकली उपास्थि होती हैं। उपास्थि क्या होती हैं, ये आपकी लचीली होती हैं। उपास्थि जहाँ भी होती है वो लचीली होती है, उसको आप घुमा सकते हो। जैसे कि आपका फीमर हो गया, फीमर ये आपका क्या हो गया, हड्डी हो गया। फीमर हड्डी हो गया, हड्डी को आप घुमाओगे, अगर वो घूम गया तो आप कुछ दिन के लिए बेड पे आराम से रेस्ट करोगे। लेकिन आपकी उपास्थि क्या होती हैं, जैसे कान है, कान को अगर आप घुमाते हो, नाक है, नाक भी अगर आप घुमाते हो, तो इनकी जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं, लचीली होती हैं। उनको हम क्या नाम देते हैं, उपास्थि। वहीं बात करें हड्डी, हड्डी आपकी फिक्स होती है, अगर वो एक बार ब्रेक हो गई तो फिर आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। हड्डी में आपका लचक नहीं होता है, वो एकदम फिक्स होती है। जैसे आपका कंकाल होता है, वो एकदम मजबूत होती है, जो आपके संरचना को प्रदान करती है। वहीं बात करें सिरा, सिरा क्या होता है, यह आपके हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ता है। वही स्नायु, इसको कहा जाता है इंग्लिश में लिगामेंट। लिगामेंट का काम क्या होता है, हड्डी और दूसरे हड्डी को जो जोड़ने वाला काम रहता है। जॉइंट पे जब आपका होता है, एक हड्डी है और दूसरी हड्डी, दोनों को जॉइंट क्या पे आपका क्या मिलता है, लिगामेंट, यही होता है स्नायु। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो यह आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ये होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाता है इसका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम क्या दिखा दिए, सी से सेंट्रॉइड। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, अगर इसकी स्थिति हम वक्रता केंद्र पे ही रख दें, वस्तु कहाँ पे रखा गया है आपका, वक्रता केंद्र पे। देखिए लिखा है ना, वक्रता केंद्र पे रखे जाने पे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब देखो, यहाँ से पहला रेज जाएगा, ये कहाँ से कट करेगा, आपका फोकस बिंदु से वापस आएगा। इसी तरह से यहाँ से जो रेज जाएगा, ये भी फोकस बिंदु से होते हुए ये आपका कट करेगा यहाँ पे।
तो ये आपकी स्थिति हो गई। तो जो सेकेंड वाला भी जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो भी किस पे बनता है, वक्रता केंद्र के ही ऊपर बनता है, जो कि उल्टा बनेगा। जो आपकी स्थिति है उसका ठीक उल्टा बनेगा, लेकिन वक्रता केंद्र पे ही वो आपका इमेज बनेगा। ठीक, तो ये है आपका वक्रता केंद्र पे। टोटल ये इसमें कितने होते हैं, 6 टाइप होते हैं। अगर आप चाहो तो हम बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम आपको थोड़ा ब्रीफ दे ही देते हैं। जैसे पहला टाइप तो हम आपको बता दिए, वक्रता केंद्र पे है तो उसकी स्थिति क्या होगी। अब इसके बाद आता है अनंत पे। अगर कोई भी वस्तु आपकी क्या रखी है, इसका होगा सेंट्रॉयड और ये क्या हो जाएगा, फोकस। अगर यहाँ अनंत पे बोल देगा, अनंत पे है, तो इसका प्रतिबिंब या इमेज कहाँ पे बनेगा, तो देखो अनंत से एक रह जाएगी, दूसरी रह जाएगी, और दोनों कहाँ से पास होंगी, फोकस। फोकस से ही ये दोनों रेज क्या होती हैं, पास होती हैं। तो जो इसका इमेज बनेगा वो आपका फोकस पे बनेगा और अत्यंत छोटा बनेगा। अनंत पे अगर वस्तु रखी है, अवतल दर्पण है आपके पास, तो उसका जो इमेज बनेगा वो अत्यंत छोटा बनेगा और कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो ये आपका दूसरा टाइप हो गया। अब इसके बाद हम तीसरा टाइप भी बता देते हैं। ये है आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका क्या, सेंटर। अभी हमने आपको अनंत पे बता दिया है, सेंटर पे बता दिया है, तो एक बार अनंत और सेंटर पे रख के देखते हैं। तो अगर वस्तु कहाँ पे रखा गया है, अनंत और सेंटर पे, तो इससे रेज यहाँ पे आता है और ये कहाँ से पास करेगा, ये इसके फोकस से ही पास करेगा। दूसरा रेज कहाँ से पास करेगा, ये वस्तु के सेंटर हमने काफ़ी दूर बना दिया है, स्केल से बनाने पे काफ़ी सही बनता है। ये यहाँ से सेंटर, इसके सेंटर से पास करता है। ठीक, काफ़ी दिक्कत हो रहा है भाई, ये इसके सेंटर से ही पास करेगा। तो यार अजीब टाइप से बन रहा है। ये इसके सेंटर से अगर पास करेगा और यहाँ पे ये कट करता है इस पॉइंट को, तो ये जो इमेज बनता है ये आपका वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनेगा। इसका जो इमेज बनेगा फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, अगर आपके वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत का मतलब इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच है। ये आपका तीसरा हो गया। अभी हमने आपको वक्रता केंद्र वाला बता दिया। अब इसके बाद हम कहाँ रखते हैं, सेंटर और फोकस के बीच। सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तो क्या बनेगा, फिगर बनाने में काफ़ी दिक्कत हो जा रही है भाई। ये है आपका, मान के चलते हैं ये है इसका फोकस, और यहाँ पे हमने रख दिया है वस्तु को। ठीक, तो पहला रेज अगर हम पास करेंगे तो ये कहाँ से पास होगा, इसके फोकस से पास हो जाता है। ठीक, और दूसरा इसका रेज कहाँ से पास होगा, ये भी यहाँ पे फोकस से ही निकलेगा और आपका यहाँ पे बनेगा। तो इसका सेंट्रॉयड हम यहाँ रखते हैं। तो जो आपका प्रतिबिंब बनता है जिसको इमेज कहा जाता है, वो आपका अगर हम बीच में रखें, दोनों के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब तो हमने आपको सब बता दिया। अब अगर हम फोकस पे रख देते हैं, अब अगर हम वस्तु को ही फोकस पे रख दें, ठीक, इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा फिगर बनाने में दिक्कत हो जा रही है। अगर हम वस्तु को ही फोकस पे रख दें और यहाँ पे है इसका और दर्पण का केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, तो ये है आपका फोकस पे हमने रख दिया, वस्तु को ही हमने क्या कर दिया, फोकस पे रख दिया। फोकस पे रखने पे अगर इससे रेज पास करते हैं तो पहला वाला तो क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु से ही वापस चला आएगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ से रेज भेजते हैं, रेज भेजेंगे, यहाँ से हमने भेजा है तो ये रिटर्न होके आएगा और दोनों क्या होंगे, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो इसका अगर फोकस पे रखा गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण में फोकस पे है तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर। अनंत, अनंत देखो भाई सही नहीं लिखा है लग रहा है, अनंत ये होता है इनफाइनाइट, आप देख लेना कैसे लिखा जाएगा। अगर फोकस पे रखा गया है, इमेज कहाँ बनेगा आपका, अनंत पे। अगर यहाँ पे वक्रता केंद्र पे रखा गया है तो इमेज कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है। ठीक, दो आपका कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अवतल दर्पण में। अगर वस्तु की स्थिति सी पे है तो उसका इमेज भी सी पे बनेगा, अगर वस्तु की स्थिति फोकस पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे। ठीक,
तो पूरा कंडीशन हमने आपको समझा दिया। अगर यहाँ पे फोकस और इसके बीच में भी रखोगे तो भी स्थिति क्या होती है, इन्फाइनाइट पे ही आपकी इमेज बनेगी। तो पूरा आपका 6 कंडीशन हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा अगर वक्रता केंद्र पे रखे जाने पे इसके द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पे होगी। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है, 19। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 39। इसमें परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अभी हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर पहले के पहले वाले में बताया था आपका द्रव्यमान संख्या क्या होता है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक। और आपका परमाणु संख्या क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। तो आपका द्रव्यमान संख्या यहाँ पे कितना दिया है, 39। और आपका परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है, 19। परमाणु संख्या ही किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या रख लो। आपसे पूछ क्या रखा है, न्यूट्रॉनों की संख्या आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ से आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा। 39 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 20। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी आ गई आपकी, 20 आ गई। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका आ गया आवर्त सारणी से। तो भाई आवर्त सारणी में जिसको भी डाउट है उन सब के लिए हम कहेंगे आप आवर्त सारणी की एक पूरी कंप्लीट हमने वीडियो बना दी है, 50 से 55 मिनट के आसपास की वीडियो है। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको आवर्त सारणी का जितना भी कॉन्सेप्ट वनडे एग्जाम में आता है सबको हमने यहाँ पे क्लियर करा दिया है। उस वीडियो को आप देखिए, काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे क्या कहा है, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में कितने तत्व मौजूद हैं। जो भी आपका मोजले का आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें समूह कितने हैं, 1 से लेके 18। और आवर्त कितने हैं, 1 से लेके 7। आपसे किसके बारे में पूछा है, चौथे आवर्त में। चौथे आवर्त के दूसरे समूह, इसका मतलब क्या है, आपका चौथे आवर्त का दूसरा समूह क्या है, 1 और 2 क्या होता है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का एलिमेंट आपसे पूछा है दूसरा वाला। पहला वाला क्या होता है, हलीना ने की रब से फरियाद। दूसरा वाला होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर। पहले वाले में क्या होता है, हाइड्रोजन। ये पहला वाला आपका आवर्त हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। पहले वाले आवर्त में दूसरे समूह में कोई एलिमेंट नहीं होता, सीधे क्या होता है 18वें में क्या होता है, हीलियम। दूसरे वाला क्या होता है, लिथियम, फिर बेरिलियम। इसी तरह से मैग्नीशियम के पहले क्या आता है आपका, सोडियम। इसको हम साफ बना देते हैं। देखिए पहले वाले में क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम। सेकेंड वाले में होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर यहाँ पे आता है आपका पोटेशियम, फिर हो गया कैल्शियम, फिर होता है स्कैडियम, फिर होता है टाइटेनियम, फिर होता है वेनेडियम, मैग्नीशियम, क्या कहते हैं, वेनेडियम के बाद आता है आपका क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीशियम, फिर होता है आपका आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो ये आपका पूरा 1 से लेके 30 तक का परमाणु क्रमांक होता है, ठीक। तो यहाँ से आपसे पूछा चौथे आवर्त के दूसरे समूह। तो पहला आवर्त हो गया, दूसरा आवर्त हो गया, तीसरा आवर्त हो गया, चौथा आवर्त। चौथा आवर्त ये हो गया, समूह कौन सा है, 1, 2। टोटल कितने होते हैं, 18 समूह। दूसरे आवर्त कौन सा हो गया आपका, कैल्शियम। ये है आपका कैल्शियम। अगर आपको पूछता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये होता है 20। वही पोटेशियम का हो जाएगा आपका 19। और बाकी आप देख सकते हो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना है आपका 12 होता है। स्कैडियम का कितना होता है आपका 21, ठीक। तो हमने आपको सब ये भी बता दिया, परमाणु क्रमांक भी पोटेशियम का कितना हो जाएगा आपका 19, ठीक। तो आवर्त सारणी को हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझा दिया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। एसिडिटी है, इसका मतलब आपके पेट में क्या हो गया है, अम्ल। तभी आपको खट्टी ढकारें भी आती हैं एसिडिटी में। तो खटाई किससे होता है, अम्ल से। आपके पेट में क्या बन गया है, अम्ल। अब आपको इसको कंट्रोल करना है। अम्ल को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्षार की जरूरत पड़ेगी। इनमें क्षार कौन सा है, सिरका कोई क्षार है, ये भी खट्टा चीज़ है, अम्ल ही है। नींबू का रस, ये भी खट्टा होता है। छाछ भी क्या होता है, खट्टा होता है। अगर आप देखोगे बेकिंग सोडा घोल, इसको कहते हैं अमोनिया
सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक। इसका पीएच मान क्या होता है, लगभग 14 के पास होता है। ये आपका सबसे प्रबल क्षार भी होता है। तो जैसे ही आप थोड़ी मात्रा में अब क्षार अगर उपयोग करते हो तो आपके अंदर अम्लीय विलयन क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे ही न्यूट्रल होगा आपको खट्टी एसिडिटी की प्रॉब्लम आपसे दूर हो जाएगी। तो यही है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। एसिडिटी से क्या होता है, आपके पेट में अम्ल बनता है। अम्ल को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्षार का उपयोग करना पड़ेगा। इसमें क्षार कौन सा है, बेकिंग सोडा का घोल। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले आपका जिप्सम का केमिकल फार्मूला आपसे पूछता है, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है आपका जिप्सम का केमिकल फार्मूला। अब यहाँ पे किस में पानी मिलाएंगे, तो सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट वाला कौन सा है, कैल्शियम फास्फेट, ये नहीं हो सकता। कैल्शियम फास्फेट ये भी नहीं हो सकता। सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम तो इसमें होता ही नहीं है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ये हो गया आपका CaSO4 हेमीहाइड्रेट है, मतलब कितना है, पानी इसमें आधा है, H2O, पानी की मात्रा इसमें आधा है। पानी और इसमें ऐड करके इसको क्या कर देते हैं, 2H2O। ये अगर आप कॉन्सेप्ट से चीज़ों को करोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। जिप्सम का आपका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो एक ही जगह दिया है कैल्शियम सल्फेट प्लस हेमीहाइड्रेट, का मतलब क्या होता है, आधा पानी है उसमें, पानी और इसमें ऐड करोगे। यहाँ पे लिखा है ना, पानी में घोलने पर, पानी और ऐड करने पे क्या हो जाता है, 2H2O, जो कि आपको जिप्सम प्रदान करेगा। और जिप्सम का यूज आप सबको पता है, सीमेंट उद्योग में होता है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। पहला दिया है केला, वहीं दिया है लीची, और यह है काहू लेसिट्स, और यह है आपका कीवी। अगर आप देखोगे ये तीनों आपके क्या हैं, फल हैं। ये तीनों क्या हैं, फल हैं। और बाकी आपका ये जो काहू दिया है, ये काहू बेसिकली होता क्या है, ये आपका एक बंद गोभी जो होता है, आपने चाइनीज जितनी वीडियो देखी होंगी खाना वाले, उसमें बंद गोभी टाइप के ही क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्ते टाइप के होते हैं, बड़े बड़े पत्ते टाइप के एक साथ ही होते हैं। उनको वो क्या करते हैं, काटते हैं, हरे कलर के होते हैं, उनको चाकू से काट काट के वो डालते हैं। बेसिकली इंडिया में तो हम बहुत कम ही देखे हैं, लेकिन ये आपके जितने भी चाइनीज वाले खाने होते हैं उसमें ये काट काट के डालते हैं। तो ये क्या होती है, सब्जी होती है, ये आपकी सब्जी होती है। बाकी तीनों क्या होते हैं, फल। ये आपका डिफरेंट है इनमें से। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, दोबारा देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे लाए हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई हमने कल आपको बताया था क्या होता है, किलो वाट आवर। तो आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपका थर्ड हो जाएगा किलो वाट घंटा। कल ही के वीडियो में हमने आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया था इसको। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ये भी पीरियोडिक टेबल से ही है। डॉबेराइन उस समय ज्ञात तत्वों में से केवल त्रिकों को पहचान सके। डॉबेराइन आपके सबसे पहले थे, उस समय इतना एलिमेंट आपका केमिस्ट्री का इतना विकास हुआ नहीं था, इतने सारे एलिमेंट आपके फाइंड नहीं हुए थे। तो इन्होंने द्रव्यमान संख्या के आधार पे 3-3 का क्या बनाया, पेयर बनाया। जैसे आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका त्रिक मॉडल आपको दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने कितने कितने को लिया था, केवल 3 त्रिकों का पहचान सके थे। उस समय इतने सारे आपके तत्व फाइंड नहीं हुए थे। अब कितने हो गए हैं, 118। आपके आधुनिक आवर्त सारणी में अब टोटल कितने आपके तत्व फाइंड हो चुके हैं, बात करें टोटल तत्व की, तो 118। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए, लड़की का द्रव्यमान आपसे चंद्रमा में तो पूछा नहीं है, तो आपको पृथ्वी पे ही निकालना पड़ेगा। भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू जी, जो भी आपका पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण है। तो आपका भार कितना दिया है, 450, और आपका पूछा है द्रव्यमान, और जी कितना आता है, 9.8। लेकिन आप देखोगे सबको क्या किया है, 10 के रूप में ही रखा है। तो यहाँ पे आप जी की वैल्यू क्या रख लो, 10। एम बराबर कितना हो जाएगा, 450 में से 10
करोगे तो 1 0 से 1 0 ख़त्म, कितना हो जाएगा आपका 45.45 आएगा। और अगर आप इसको 9.8 रखोगे तो कितना आएगा 45.9। तो ये आपका 45.9 kg राइट हो जाएगा। बाकी 4.5 दिया है, 450 दिया है, 459 kg दिया है। सबसे राइट कौन सा हो जाएगा 45.9। एक्यूरेट यहाँ पे रख के देखा है 9.8। अगला क्वेश्चन है आपका 2O ऑक्सीजन के 2 को निरूपित करता है। आयन का मतलब आपको क्या होता है, अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाते हो तो पॉजिटिव, अगर आप अब कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ले आते हो तो वो क्या हो जाता है निगेटिव। ये होता है आपका आयन। यहाँ पे दिया है 2O मतलब में दो क्या है, ऑक्सीजन एक सिंगल क्या होता है परमाणु होता है, एक सिंगल परमाणु होता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं। यहाँ पे आपका अणु दिया है, अगर यहाँ पे 2 नहीं दिया होता तो आप इसको अणु कह सकते थे, लेकिन ऑक्सीजन के 2 क्या हैं परमाणु हैं। ये 2 आपके 2 परमाणु हैं, सिर्फ O की बात यहाँ पे कर रहा है। पहले ही यहाँ पे 2 को निरूपित कर दिया है तो आप इसको क्या कह सकते हो 2 परमाणु। अगर यहाँ पे 2 नहीं लिखा होता तो आपको 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलके क्या बनाते हैं एक अणु। या तो 2 परमाणु कहिए या तो एक अणु कहिए, इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। तो फ्रेंड आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।